प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले बलूचिस्तान मामला मजीद बिगड़ गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। मसाइल के हल में नाकामी का एतराफ, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर अदम एतमाद। विफाक बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदों को साथ मिलाकर किस तरह मसाइल हल कर सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने सेनेट पार्लिमानी उमूर कमेटी को 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर आने वाले 50 अरब रुपए के अखराजात की तफसीलात देने से साफ इनकार कर दिया। आप हमें बुला सकते हैं, न पूछ सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कमेटी को कोरा जवाब। सेनेट कमेटी चीफ इलेक्शन कमीशन के रवैये पर फट पड़ी। रवैया ऐवान की तजलील करार। इलेक्शन कमीशन से क्या तफसीलात मांगी गई और इनकार के पीछे क्या कहानी है। पार्लिमानी उमूर कमेटी इजलास का आंखों देखा अहवाल जानेंगे रऊफ क्लासा साहब की ज़बानी। इसके अलावा बात करेंगे जजेस और ब्यूरोक्रेसी की दोहरी शहरियत से मुतालिक बड़े सवालात उठ गए। JUIFA के MNA नूर आलम खान ने आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। माजी में भी ब्यूरोक्रेसी की दोहरी शहरियत से मुतालिक बिल पेश हुए। क्या इस मरतबा नूर आलम खान ऐवान से बिल मंजूर करा लेंगे? जजेस की दोहरी शहरियत और असखुद नोटिस इख्तियार में क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे PWD तहलील का मामला। वजीर आजम के जल्दबाजी में किए गए फैसले से सैकड़ों मुलाजमीन बेरोजगार, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जाया होने का खतरा। एहतजाजी मुलाजमीन पर इस्लामाबाद में तशद्दुद, अहम मामला कैसे सुलझ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे हम डेफिनेटली बात करेंगे ये जो पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स की जो कमेटी का अहम इजलास हुआ उसकी भी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो आज एक अचानक डेवलपमेंट सामने आई है, BNP के सरबराह अख्तर मेंगल साहब ने अचानक कहा कि मैं इस सियासत से बेहतर है कि पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। उन्होंने कहा जी मैं तो रिज़ाइन कर रहा हूँ और अदम एतमाद कर दिया उन्होंने क्लियरली रियासत के ऊपर, सदर के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर। ये जो रेजिग्नेशन है इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैया का नाबुदो वैया का नस्तईन। देखिए ये एक बहुत सीरियस मामला है और खास तौर पे एक नेशनलिस्ट पार्टी जो कि बलूचिस्तान से है और उनका जब इस किस्म का एक बुनियादी वो है, ये उस चीज को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देगी। ऑलरेडी मतलब ये ऐसा इशू है बलूचिस्तान का जो मल्टी फेसेटेड है, जिसके प्रॉब्लम ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर है, वो बाहर का भी है। वो ना सिर्फ गवर्नेंस का इशू है, ना सिर्फ उधर की ये जो इवन जो वहाँ की जो किसी जमाने में जो सरदारी का जो सिस्टम था उसका भी एक प्रॉब्लम था। फिर उस लिहाज से वहाँ के जो लोगों के अंदर उनके अंदर एक एहसास महरूमियत है कि भाई हमारे जो रिजर्वॉयर्स है वो चीजें हमें कुछ नहीं मिल रही, जैसे सुई गैस है उस लिहाज से। फिर उसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है। फिर उसके अंदर इस किस्म की चीजें कि जो वहाँ के जो रहने वाले उनको लेट्स से जिसको हम कहते हैं कि फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, जो कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मल्टी फेसेटेड है। इनको एड्रेस करना और इसको ठीक करना और जितनी जल्दी। और फिर हमने देखा 2006 में जिस तरीके से भुट्टी साहब को कहा गया था कि हम किस तरीके से आपको मारेंगे और फिर वो कर भी दिया गया था। पता नहीं वो लिंक था या नहीं था, लेकिन दैट इज व्हाट पीपल थिंक इट वाज। तो जब ये सारी चीजें करते हैं तो फिर हमें इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। देखिए बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 50% का इलाका बन जाता है, 48% टू बी ऑनेस्ट। फिर उसके सामने देखिए कि उसकी जो उसकी ऑपोजिशन है बिल्कुल वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है जो ऑयल के हर जगह वहां से जारी होती है, और बिल्कुल ऑपोजिट बलूचिस्तान है जो कि आइडियली उस जगह को ले सकता है। उसके अंदर जखायर देख लें, रेकोटेक और ये सारी चीजें देख लें। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें भी होंगे, वो इस चीज को और ज्यादा आग भी लगा रहे होंगे, इसको और ज्यादा तेल भी इसके ऊपर छिड़क रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे तो हम लोगों को यहाँ पे बड़े एहतियात से हमें चीजें और डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बड़े एहतियात से हमें देखना पड़ेगा कि कहीं हम लोगों की अपनी भी कोई छोटी मोटी गलतियां तो नहीं है जो मैग्नीफाई होके इतनी बड़ी हो रही है। आप अगर देख ले ये जो लिबरेशन फ्रंट है ये तो 2000 में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, फिर उसके अंदर ये याद रखिए कि अगर आप हिस्ट्री देखें बलूचिस्तान की तो यहाँ पे तकरीबन
5 या 6 ऐसे मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं कि 1948 के समय में, 50s में, फिर 60s में, फिर 70s में, फिर 2000 में, इन सब चीजों को अगर हम देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि हम एज अ स्टेट, जिसमें हम चारों सूबे और खासतौर पर फेडरेशन और बलूचिस्तान, हम शायद किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं या किसी गलत तरीके के या गलत चश्मे से इस पूरे प्रॉब्लम को देख रहे हैं और हम इसको समझ नहीं रहे। और अगर हम इसको नहीं समझ रहे तो फिर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा सेनेटर साहब, ये तो बात तय है कि बलूचिस्तान इस सूरत हाल में बहुत वल्नरेबल है और काफ़ी टाइम से वल्नरेबल है, और ये जो तमाम आपने बातें बताई हैं ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये रेजिग्नेशन अख्तर मेंगल साहब का एक्सपेक्टेड था? देखिए, ये जो रेजिग्नेशन होती है, ये बाज़ दफ़ा इसमें आई डोंट नो कि एक्सपेक्टेड था या नहीं था, लेकिन बाज़ दफ़ा जब आपको बहुत ज्यादा एहसास महरूमी का वो हो जाए ना, या आप कहें कि यार ये लोग मेरी बात, ये चीज जो मैं सही कह रहा हूँ वो सुन नहीं रहे या उसका कोई सही वो नहीं हो रहा, तो फिर आप, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये याद रखें, आपकी सबसे पहली चीज होती है कि आप उससे डिसएसोसिएट हो जाते हैं। अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो आप सबसे पहले डिसएसोसिएट हो गए, फिर उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट प्रॉब्ली 32% ऐसे घराने हैं कि जिनके विद इन 2 किलोमीटर आपके पास पानी है, बाकी जगह पे तो पानी ही नहीं है। आपको पता है कि आपकी जो पॉवर्टी है वो 1998 में 21% या 22% थी और वो आज 56% बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट टचिंग 200% वो बढ़ गई है। जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो फिर आई डोंट नो कि ये, इसको मैं बलूचिस्तान की अपनी गवर्नमेंट के भी इसमें डेफिनेटली वो होंगे और फेडरेशन के भी होंगे, मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं ओवरऑल। क्या हमको ये चीजें नजर नहीं आती एज क्या कह सकते हैं उसको, जब हम मैनेज करने के चक्रों में आते हैं। इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारी मिसमैनेजमेंट का भी है, मतलब उतने बड़े इश्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी एक्टिविटीज में या ऐसी पार्टीज के साथ या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके वो क्या कह सकते हैं कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि हमारी नजर में पाकिस्तान के खिलाफ है, और आई एम श्योर होंगे भी ऐसे लोग। और अगर मैं उनको किसी इंक्वायरी के लिए उठाता हूं तो मैं क्या उनके घर वालों को ये नहीं कह सकता कि जी ये आपका बच्चा मेरे पास है, इससे मैं ये सवालात उठाना चाहता हूँ। एटलीस्ट दे शुड नो वेयर द चाइल्ड इज, और एटलीस्ट दे शुड नो वेयर द ब्रदर और फादर और हस्बैंड इज। ये चीजें कर ले। देखिए, इससे आपका एक बहुत बड़ा जो होता है ना अनसर्टेनिटी, एटलीस्ट वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। वो डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट किसी हद तक ये होता है कि हाँ हमें पता है कि हमें किसी ने बता दिया। अगर वो चीज गायब हो जाए, और ये भी हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं करता, ये भी हो सकता है कि वो शख्स ऐसी किसी एक्टिविटीज में किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी जगह पे किसी एक्टिविटी करते हुए मारा गया हो या कुछ और कर गया हो, हु नोज व्हाट इट इज। लेकिन आपकी पॉलिसी या हमारी पॉलिसी ऐसी है जो उस इबहाम को आप ही के ऊपर डाल देती है कि जी ये आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो एटलीस्ट वी कैन डू समथिंग। तो ये छोटी मोटी चीजें, सो दीज आर स्मॉल लिटिल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन दैट वी कैन टेक। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मेरा ख्याल खूबसूरत गुफ्तगू की है बलूचिस्तान के इशू पे। मत से सर हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं चीज़ों को। ये हमने देखा था कि माजी में कुछ माह पहले तक आपकी पार्टी पे दबाव था कि जनाब देखें 8 फरवरी के इलेक्शन में रिगिंग हुई है, आपके साथ बेईमानगी की गई है, पार्टी चेयरमैन को जेल में डाला गया है, आपसे झंडा ले लिया, बैनर ले लिया, निशान ले लिया, उन सीटें ले ली। और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी शायद ये बात हुई थी कि आप लोगों को भी इस्तीफे दे देने थे पार्लियामेंट से। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये इनिशिएटिव इतना बड़ा जो है पीटीआई लेगी, लेकिन वो अख्तर मेंगल साहब ने ले लिया। तो आप समझते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो उनके पीछे जा सकती है कि जनाब हम भी पार्लियामेंट को इतना इफेक्टिव नहीं समझते, क्योंकि ये आप लोगों का वो जो ये क्लेम है, नैरेटिव है कि ये तो रियल यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, इनको तो लोगों ने वोट ही नहीं दिया, ये तो फॉर्म 47 वाले हैं। तो आपकी पार्टी को भी इससे इनकरेजमेंट ये मिलेगी कि हमें भी करना चाहिए, या आपकी पार्टी ने सबक सीखा है जो हमने 2 साल पहले गलती की थी जब इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट तोड़ी थी और वो रिस्टोर हुई थी और फिर उसके बाद उन्होंने ये उससे इस्तीफे दे दिए थे, लिहाजा वो गलती नहीं दोहराएंगे, पार्लियामेंट से आपकी पार्टी बाहर नहीं जाएगी?
देखिए क्लासवा साहब, आप बिल्कुल सही बात करते हैं। अगर आप कोई मुझसे पूछे ना तो मैं जरूर ये कहूंगा कि यार इस पार्लियामेंट को कोई फायदा नहीं है, इसके अंदर जाली मैंडेट है, इसके अंदर वो लोग बैठे हुए फलाना है। लेकिन आप ये याद रखें, जब आप डिसीजंस लेते हैं ना, इस किस्म के डिसीजंस लेते हैं तो आप आइन को सामने रखते हैं कि आइन क्या कहता है। अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो आइन ये कहता है कि इस जगह पे दोबारा इलेक्शन होंगे, ये चीज होगा, ये चीज है। लेकिन मैंने ये देखा है, या हम सब ने, आपने, मैंने, हर एक ने, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में आइन तो है ही नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त सेनेट कॉन्स्टिट्यूट नहीं है। एज वी स्पीक सेनेट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड। लेकिन येट हमने देखा है कि आर्टिकल 60 की वायलेशन होते हुए हमने सेनेट के चेयरमैन का भी हमने देखा है कि उसने भी इलेक्शन हो गया, हमने देखा प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हो गया। यहां तक कि मैं आपको बता रहा हूं, सेनेट इज नॉट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। आर्टिकल 60 कहता है कि चेयरमैन ऑफ सेनेट का उस वक्त तक नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट का नहीं हो सकता, जब तक आपका फुली कॉन्स्टिट्यूटेड सेनेट ना हो जी। तो फिर आप मुझे बात बताएं, मैं वहां पे क्या डिसीजन लूंगा, मैं किस चीज को सामने रख के डिसीजन लूंगा, जब मुझे पता है कि यहाँ पे किसी चीज की कोई वो नहीं है, कोई किसी का वो नहीं करेगा, कोई आइन की मतलब आइन सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आइन अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया हुआ है कि ये जी ग्रीन किताब देख लो, उस ग्रीन किताब के अंदर मैंने कुछ चीज नहीं करनी। और आपने प्रॉब्ली, आज आप बैठे हुए थे, आपने आज वो देखा है क्या कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। मतलब आप मुझे 50 अरब रुपए दे दो पब्लिक मनी और आप मुझे कहो कि नहीं तुम मुझसे सवाल ही नहीं कर सकते। मतलब मुझसे जब पार्लियामान सवाल नहीं कर सकती तो मुझसे कौन सवाल, मैं इसका सिर्फ हिसाब किताब क़यामत वाले दिन दूंगा, उससे पहले नहीं दे सकता। उसी आज वाली मीटिंग पे आ जाते हैं, बड़ी अहम मीटिंग थी आज आपकी मीटिंग का पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, क्योंकि आप चेयरमैन भी हैं सेनेट के, नहीं मस है, आपने बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया और आपकी ये कमेटी में बड़े वेरी पावरफुल एंड वेरी ऑनरेबल वहाँ पे सेनेटर्स बैठे हुए हैं और सब ने बड़ा एक इफेक्टिव एक कमेटी है और आपने खासा उसको बड़े दबंग स्टाइल से चलाया। सर आज आपने बुलाया हुआ था सर यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपने उनसे डिटेल्स मांगी हुई थी कि जनाब आपको जो 50 अरब रुपये दिए गए थे इलेक्शन ये कराने के लिए वो किधर गए, कहाँ लगे हैं, उसकी हमें डिटेल दें, मुलाजमीन की दें, अपने एक्सपेंडिचर्स बताएं, अलाउंसेस बताएं, ब्रेकअप दें, ये डिटेल थी सर। आज उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है जनाब कि हम आपको जवाब दे नहीं है, आप हमसे नहीं पूछ सकते। आपको भी कहा है, आपकी सेनेटर्स को भी कहा है और आपके एक तरह का पूरे सेनेट को सिकंदर सुल्तान राज साहब ने कहा कि यू आर नो मोर अथॉरिटी, आप मतलब हम आपको जवाब दे नहीं है, हम आपके पास आके आपको बताने के ये नहीं है। हाउ डू यू सी दैट सर? मैंने तो वो खैर वो देखा सुना, लेकिन मैं चाहता हूँ व्यूअर्स भी शेयर करें कि क्या हुआ सर। देखिए मैं आपके लिए मैं सिंपल बता देता हूँ। हमने एक एजेंडा था, एक 1 पॉइंट एजेंडा, उसमें 3 सवाल थे। सबसे पहले हमने पूछा कि जी टोटल जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं इलेक्शन कमीशन से, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें सैलरीज आ जाती हैं, एम्प्लॉयज की कमीशन, ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें होती हैं, ये एक साल में कितनी होती है, 23 और 24 का हमने पूछा। दूसरा सवाल था कि 50, और ये याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के ऊपर कितना पैसा लगा था। उसकी वजह यह है कि हमें 2023 के मई में बताया गया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और इसी बेसिस पे हम लोगों ने आर्टिकल 220, 224 की वायलेशन की है, और इसी बेसिस पे हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने से इनकार किया है कि भाई पैसे नहीं है। तो ठीक है भाई, अगर पैसे नहीं है तो जो थोड़े बहुत हम लोगों ने कर्जे लेके इधर उधर से कर्जे लेकर दिए, तो भाई हमें ये बता दो कि आपने पंजाब में क्या किया था। उसका सिंपल आंसर होता है कि जी ये हमारा इतना खर्चा हुआ था, एक यूनियन, एक जो पोलिंग बूथ होते हैं उस पर इतना खर्चा होता है, या फलानी जगह पे इतना होता है, इतना होता है, ओवरऑल हमने इतने के तो उसके ये खर्चे हो गए थे। हमने तीसरा सवाल ये किया था कि जी जो आपके जो टोटल ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन में और पोस्ट हैं और उनकी डेजिग्नेशन, स्केल और क्वालिफिकेशंस और डोमिसाइल, उसकी वजह ये है कि देखें अगर मैं डॉक्टर हूं, एक हॉस्पिटल में लगा हूं और मैं एक लेट्स से मैं प्रोफेसर की पोस्ट पे लगा हूं, तो क्या मैं, अगर मैंने FRCSE नहीं किया हुआ या मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की, तो मुझे उस पोस्ट पे लगाया क्यों है? ये सवालात बनते हैं या इस किस्म की चीजें बनती हैं जिससे सवालात निकल सकते हैं। और ये भी हो सकता है हम कहें यार एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं,
तो उसकी बेसिस पे उन्होंने हमें कहा कि जी स्केड्यूल 2 में पार्लिमानी अफेयर्स के अंडर सिर्फ लेजिस्लेटिव बिजनेस आता है रिलेटिंग टू इलेक्शन कमीशन। अगर हमने खाली लेजिस्लेट करना है तो भाई हमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है। लेजिस्लेट करने में तो हम करेंगे, जो हम करना चाहेंगे वो हम करेंगे। आपको पता है पार्लियामान सुप्रीम है, इसी बेसिस पे तो हमने सुप्रीम कोर्ट के कितनी चीजें हम लोगों ने क्या क्या एक्ट हमने नहीं पास कर लिए। पार्लियामान उस वक्त तो हमने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा था। तो उसी लिहाज से जब हम ये करते हैं, लेकिन जब हमने ज्यादा कुरीदना शुरू किया तो हमें पता चला कि 2023 में जब सेनेटर ताज हैदर साहब थे तो इसी तरह का एक सवाल उठा था और उस पर सारी चीजें दी गई थी। फिर हमने ज्यादा खरीदा तो हमें पता चला कि आर्टिकल 222 के तहत पार्लियामान के अंदर जो ग्रांट करती है, जो अथॉरिटी देती है लेजिस्लेट ऑन इलेक्शन मैटर्स में, जो इंक्लूड करती है फाइनेंशियल एलोकेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स टू इलेक्शन कमीशन, उसके पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट्री रिव्यू के तहत इस चीज को देख सके, अकाउंटेबिलिटी को कर सके। फिर हमने ये देखा कि आर्टिकल 84 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है कि एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड मस्ट बी स्क्रूटनाइज्ड बाय पार्लियामेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट ही देती है। और फिर हमने देखे कि जो रूल 166 है, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सेनेट है, उस लिहाज से वो कहते हैं इट एम्पावर्स कमेटी टू स्क्रूटनाइज एक्सपेंडिचर एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडीज। This rule ensures the public funds are used effectively and that the administrative process, including recruitment and transparency. ये सारी चीजें हैं। आर्टिकल 1 रूल 1 ये बताया आपने बड़ा तफसील से सारी चीजें बताई हैं, मैंने वहाँ सुनी भी है। 1.5-2 घंटे की जो मीटिंग चली, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी कम्प्रीहेंसिव। आप साहब ने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए। अभी आपने कहा कि ताज हैदर साहब जब थे तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने चीज़ें दी थी, सारी डिटेल्स बताई गई अखराजात की। अब की दफ़ा उन्होंने जो लेटर है मेरे पास जो आपको भेजा गया 30 अगस्त का, उसमें उन्होंने 2 पेजेस का, इसमें उन्होंने क्लियर कहा है, सिकंदर सुल्तान राय साहब ने, जो उनके सेक्रेटरी जो हैं ये उमर ये हो गए हमीद खान साहब जो हैं, उन्होंने कहा जनाब हम आपकी अकाउंटेबल नहीं, हम कोई चीज़ नहीं देंगे, हम एक आज़ाद इदारे हैं। तो क्या समझते हैं इसकी वजह कहीं आप तो नहीं है डॉक्टर साहब कि आप क्योंकि PTI के सेनेटर हैं, चेयरमैन कमेटी हैं, फिर साथ में 3 मेंबर्स भी हैं आपके वहाँ पे, अली जफ़र साहब हैं, फिर साथ में वहाँ पे और भी 2-3 आपके वहाँ पे ये बैठे हुए हैं सेनेटर PTI के। सो वो जो आपकी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की आपस में एक टग ऑफ वार चल रही है, ये उसी का कोई रिजल्ट तो नहीं है कि जनाब कि अगर हमें PTI वाले बुला रहे हैं तो हम इजलास में जाएंगे, हमें स्क्रूटनाइज करेंगे, शायद कोई ऐसी कोई बातें भी हो जाएं, गुफ्तगू भी है, कोई तेज़ गर्म हो जाए। सो यू कुड बी वन ऑफ द रीजंस PTI सेनेटर जो है, नहीं तो आप तो खुद कह रहे हैं पिछली कमेटी को दे दिया था, आपकी कमेटी को नहीं दे रहे। तो ये समझते हैं कि वही वाला कोई पॉलिटिकल इश्यूज हैं आपके और उनके दरमियान जो चल रहे थे? देखिए, अगर आपकी बात सच में मान लेता हूँ तो ये तो और भी गलत बात हो गई जी। ये तो मतलब देखिए, मेरे लिहाज से अगर ये कहते कि हम आपको नहीं है तो फिर किसको जवाब दें? मतलब अगर ये पार्लियामान को जवाब दे नहीं है, और ये याद रखिए ये स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ये एक्सटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट है, ये एक्चुअली पार्लियामेंट ही है। उसकी एक छोटी कमेटी बनाई है जो जिन चीजों को डिटेल में देखती है कि क्या ये जो खास तौर पे जो बजट होता है या पैसा होता है वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा, जो आप पैसे ले रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करें। नहीं तो अब ये कहते हैं हम आपको नहीं है, तो फिर मुझे एक बात बताएं, इतने सालों से ये लोग पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर आ क्यों रहे थे? हम तो हमेशा से देखते आ रहे हैं, हमें तो ये बताया गया कि अच्छा, फिर ये जिस चीज का रेफरेंस देते हैं कि जी हम लोगों ने वो स्केड्यूल 2 में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिवीजन है 28 उसके लिहाज से हुए, उसमें तो हमें तो ये बताया गया कि एरा जो है जिसको हम कहते हैं अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA है, और जो स्मेडा है, ये सारी चीजें भी पार्लियामानी अफेयर्स के अंडर आती हैं। तो अगर ये पार्लियामानी अफेयर्स के अंडर आती हैं, इनका जिक्र तो पार्लियामानी अफेयर्स डिवीजन स्केड्यूल 2 में नहीं लिखा हुआ, तो फिर ये कैसे आती और बात भी की है कि सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवालात करके आपसे बातें ली जाएँ, लेकिन ये भी तो पॉइंट आउट किया गया सर कमेटी में कि जनाब के
कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है आप हमारे अकाउंट्स, हमारे एक्सपेंडिचर, हमारी चीज़ें नहीं उनको ऑडिट कर सकते, नहीं स्क्रूटनाइज कर सकते। पाकिस्तान आर्मी कहती है आप हमारे भी नहीं कर सकते। इधर से नैब कहते हैं हमारे नहीं कर सकते, ये कहते हैं हमारे नहीं कर सकते। ईरा का बता रहे हैं, वो कहते हैं जी हम यहाँ पे तो सब कहते हैं जी हमारे, तो आप टच भी नहीं कर सकते। किसी सेनेटर साहब ने, मेरे ख्याल मोहसिन अजीज साहब या किसी और दोस्त ने कहा, उन्होंने जनाब के पार्लियामेंट का नहीं, बल्कि मेरा ख्याल आपने कहा कि आपकी किसी से बात हुई तो किसी ने आपको ये बताया, जो कि ठीक बताया, कि जनाब के अगर जहाँ पे भी कोई टैक्स पेयर्स का पब्लिक मनी का 1 रुपया भी खर्च होगा किसी महकमे में, वो अकाउंटेबल है, वो PSC में हो, पार्लियामेंट में हो या आपकी कमेटीज़ को, तो वो जो अब इदारे तो कहते हैं हम तो सुपर वो हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हम तो किसी को जवाब देनी है। इलेक्शन कमीशन भी कहता है जनाब हम भी सुप्रीम कोर्ट की तरह एक बॉडी हैं, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर्स हैं या उनका स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, उनका अपॉइंटमेंट या उनका रिमूवल का तरीकाकार जी है। सो नो पार्टीज अगेन कमिंग अंडर जो स्क्रूटनी सर, ये तो सारे इदारे अपने आप को ये समझते हैं, आज़ाद समझते हैं सर। देखिए इसमें है क्लासर साहब, मेरा एक सवाल बनता है। देखिए अब चाहे मैं 1 मिनट के लिए इसको भूल जाऊं कि बेनिफिशियरी कौन था, मैं उसको भूल जाता हूं। इलेक्शन कमीशन का मेनली सारा साल जो इनको तनख्वाह मिलती है, 5 साल मिलती है, इनको इसलिए होती है कि ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, वो इनका बेसिक मैंडेट है जो इनको मिला हुआ है। अच्छा, अब हम लोगों ने इनको पिछली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, हमने कहा कि यार ये आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत करो, इसमें ये फायदे हैं, जिसमें उन्होंने एक पूरा हमें रिपोर्ट दे दी कि जो उसमें इतना पैसों का नुकसान है, इतना ये नुकसान है, इतना वो नुकसान है, इतना फलाना नुकसान है। एंड चलो ठीक है, हमने बहुत सारे सवालात किए कि जब हमने सवालात किए तो वो जरा अपसेट हो गए होंगे शायद इस बात पे। हमने कहा कि जी जब आपने ये चीजें की है तो फलाने को उस मुल्क से आप मिला रहे हैं, वो मुल्क और हमारे मुल्क के अंदर तो बड़ा डिफरेंस है, एजुकेशन का डिफरेंस है, तो आप उन मुल्कों के साथ क्यों नहीं मिलाते जो हमारे साथ जा रहे हैं, उनका और हमारा जब वो करा सकते तो हम क्यों नहीं करा सकते, वो सारी चीजें। लेकिन सर सवाल ये होता है कि इन्होंने RTS तो इन्होंने बनाया था, अभी वो जो भी नया सिस्टम बनाया वो भी उन्होंने खुद किया था, उन्होंने किसी से उसमें मशवरा नहीं लिया, और वो दोनों के दोनों अगर इतनी बुरी तरह से फेल हो गए तो उसका मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सर ये बताइएगा, मैं क्योंकि एजेंडास पढ़ रहा हूँ तीनों के तीनों, आपका एजेंडा तो एक है लेकिन 1 2 3 4 जो आगे फर्दर हैं। कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो ये नहीं लगा कि सारा हमें टारगेट किया जा रहा है कि हमारे बारे में डिटेल्स पूछी जा रही हैं, तनख्वाहें कितनी हैं, हमें सैलरी कितनी मिलती है, हम एम्प्लॉइज़ कितने हैं, हमारे ट्रैवलिंग या एक्सपेंसेस कितनी हैं, अलाउंसेस कितने हैं, फिर हमें ब्रेकअप दें, सूबे वाइज दें, किसको क्या मिल रहा है, अपॉइंटमेंट्स। तो उन्हें ये नहीं लगा कि शायद PTI के सेनेटर जो हैं, क्योंकि आप उसके चेयरमैन हैं, तो ये हमें ये टारगेट करके हमारे साथ कुछ ज़ाती लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा ये हमें पर्सनल चीज़ें हमसे पूछ रहे हैं। सर डू यू थिंक उनके जहन में ये चीज़ है? जी सर, देखिए आप बिल्कुल सही कहते हैं, हो सकता है उनके दिमाग में ये बात हो और हो सकता है ये चीज आती हो, लेकिन इसमें मतलब इसमें क्या चीजें एक्सपेंसेस होती हैं, उसमें किसी की क्या वो है, ये तो आवाम को भी पता होना चाहिए, इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात थी। अच्छा चले, अगर हम वो कह देते कि वो है, वो कहते हैं कि इसलिए आते जनरल बात कर सकते थे, लेकिन कम से कम इलेक्शन के जनरल इलेक्शन कैटेगरी 2 है, उसके बाद नंबर 3 कौन से लोग पोस्टेड है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी डोमिसाइल क्या है। आए दिन हर कमेटी में ये हो रहा था कि आप ब्रीफिंग दे कि आपके पास कितने लोग हैं, उनका डोमिसाइल क्या है, उनकी पे स्केल क्या है, हर रोज ये हो रहा होता है। मतलब मेरा सवाल ये होता है कि लास्टली सर, डॉक्टर साहब लास्टली सर, अब आप क्या करेंगे सर? अब वो तो आने को तैयार नहीं है, सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने भी इनकार कर दिया है, और ये उमर हामिद खान साहब भी कहते हैं, हमीद खान साहब कि जी आप हमें नहीं पूछ-गछ कर सकते। अब आप क्या करेंगे सर? नो, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप सर? देखिए माय नेक्स्ट स्टेप, जैसे आपने देखा है वहाँ एक कंसेंसस रफली जो परवेज रशीद साहब ने कहा था, उनको ऑनर करते हुए, हम उनकी बात मानते हुए, हम इस वक्त प्रिविलेज कमेटी में इनको नहीं लेकर जा रहे, लेकिन हम पहले चेयरमैन सेनेट साहब से पूछेंगे कि जी फर्ज करें अगर हम लोग नहीं पूछ सकते तो कौन पूछ सकता है, ये किसको इन लोगों का, तो वो हम बात क्वेश्चन करके, और ये लीगल मैटर्स हैं जो हम पूछेंगे, पूछने के बाद हम डिसाइड करेंगे इसका क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरा जो असल जो जिस बात में मुझे था, वो लोग आ जाते उधर बैठ जाते, जब बुलाया था हमने ये नहीं कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद आए,
भाई इदारा आए, वहाँ पे सेक्रेटरी साहब आए, वो सारे आए बैठे, उनके बाद आके कहते हैं कि जी ये चीज है और ये हमारा वो है, हम डिस्कशन कर ले, वो बेशक ना बताए ना, ये चीज जो लेकर बता दें कि जी उसके हाथ से, लेकिन ना आना जो है ना, ये पार्लियामान की एक बहुत बड़ी तौहीन मैं समझता हूँ कि ये है। उस लिहाज से थोड़ा सा हमने सोच विचार करना है, लेकिन फिलहाल हम इनको चेयरमैन साहब से पूछेंगे कि इसका व्हाट नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, नूर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे जो बिल्स उन्होंने पेश किए आज कौमी असम्बली में, बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स हैं और माजी में भी कुछ इस तरह के बिल्स पेश किए गए। नाउ व्हाट इज ही होपिंग आउट ऑफ दीज बिल्स, उनसे डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और हमारे साथ मौजूद हैं JUIFA के MNA नूर आलम खान साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नूर आलम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया नूर आलम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत रेलेवेंस है आज के दिन के लिहाज से आपकी, क्योंकि आपने जो बिल पेश किए हैं बड़े अहम नौयत के ये बिल्स हैं। ज़रा तफसील बताना पसंद करेंगे कि किस किस हवाले से हैं ये बिल्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। एक तो बिल है सुओ मोटो का, जो आर्टिकल 184(3) जो होता है, जिसमें ये सुओ मोटो ले लेते हैं, यानी कोई भी केस किसी भी बंदे का, कुछ भी किसी भी इदारे या कोई चीज भी हो सकती है। तो उसमें क्योंकि ये इन्होंने पहले तो सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस ही वो करता था, फिर इन्होंने 3 जजेस का किया। मैंने जो इसमें वो किया कि क्योंकि आप इसमें हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट्स की बिल्कुल वो ले लेते हैं, कोई बंदा अपना ना एविडेंस दे सकता है, ना कुछ वो कर सकता है, और आप उसको मतलब अब सजा और जजा बस स्ट्रेट अवे आपने उसको एक किस्म से कोई राइट आप उसको कोई उसका मतलब वो अपना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उसमें मैंने ये कहा है कि क्योंकि ऐसे पहले सुओ मोटो बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है, और आपने देखा भी होगा रऊफ क्लासरा साहब भी जब सुप्रीम कोर्ट में गए होंगे, पहले जो बहुत से ऑनरेबल जजेस जो थे उस वक्त, कुछ लोग मैं किसी की मेरे लिए सारे मोहतरम हैं जजेस, लेकिन बहुत इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसका भी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी। तो उसमें ये हुआ है कि वजीर आजम भी और बहुत से वज़रा भी इसमें वो डिस्क्वालीफाई हुए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी, और इसी तरीके से 184(3) पे पहले उनको बुलाते थे, फिर उसके बाद वो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। सियासी लोगों को भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, अफसरान भी और भी ऐसे ही होते थे, उनको पहले ज़ुदफ़ो करके कुछ ऐसे प्रीवियस उसमें मैं कह रहा हूँ कि ऐसे इस्तेमाल हुआ है। तो उस लिहाज से मैंने ये वो किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस जो हैं वो बैठे हैं, बजाय ये कि 2-3 लोग जजेस जो हैं वो इसके सुओ मोटो ले या ना ले। तो वो 9 ऑनरेबल सीनियर जजेस जो हैं वो बैठे हैं और उनको ये इख्तियार हो कि क्या ये मैटर हमें सुओ मोटो में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरा, फिर वो अगर बेंच बनाते हैं, लेट से 2 मेंबर्स का, 2 जजेस का, 3 जजेस का या 5 जजेस का, तो अगर वो फैसला दे देते हैं कोई ऐसे, तो रिव्यू में 1 महीने में विद इन अ मंथ उसको रिव्यू का हक मिलना चाहिए। तो एक तो ये बिल है जी। दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का देखा होगा जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दुनिया में कहीं पर नहीं। यहाँ अक्सर ये कहते हैं कि जी ये ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस 2003 में बना है, और ये इसको ऐसे नाजायज इस्तेमाल हुआ है कि आप अगर मैं टेलीविजन पे कुछ भी कह दूं कि लेट से मैं कहूं कि जी फलाने बंदे ने ये फैसला सही नहीं है, या लेट से इसको उसके मैं किसी के एसेट या उसके केसेस या कुछ भी बात कर लूं तो मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। इसी तरीके से आप देख लें कि जितने भी चाहे सेनेटर्स हों, MNAs हों, प्राइम मिनिस्टर तक इसमें उनको इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत बुलाया जाता है, और बाज़ वक्त अल्लाह माफ़ी दे तस्लील भी हो जाती है, डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। आपको मैं नाम ले लेता हूँ, पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उससे पहले एक और मुस्लिम लीग नून के भी थे,
तो ये चीजें हुई हैं जो कि मेरे ख्याल में 2017 में नवाज शरीफ साहब को भी पनामा केस में वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, फिर तलाल चौधरी साहब भी हुए थे, फिर दानियाल अजीज साहब हुए थे, निहाल हाशमी साहब हुए थे। जो और अगर कोई हकीकत या कोई बात करे तो फिर उनसे माफी आप मंगवाते हैं कि आप शाबा माफी करो, उनकी तो एक किस्म से ये तजलील है। तो बेसिकली ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, हमारे इज्जत है, हम उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन हमारी ये वो है कि क्योंकि लेजिस्लेशन हमारा काम है, हम लोग अगर कुछ लोग क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कि ये बिल क्यों आया है, कोई ना तो मैंने कोई किसी के कहने पे वो किया जी, अपने माँ पे किया, ये मैंने 2018 से जमा किया। आपकी पार्टी के नूर आलम भाई, आपकी पार्टी से तो यकीनी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब की आपकी पार्टी के मेंबर हैं आप उनके, तो उनसे तो आपने मशवरा किया होगा, उनकी तो ये ब्लेसिंग होगी आपको कि आप इसको ये कर सकते हैं। मैं जी थोड़ा सा क्लासरा साहब, मैं भाईजान मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे एक मीडिया में वो कि जी शो कॉज दे दिया गया, नोटिस भिजवा दिया गया कि आप ऐसे, कोई जी ऐसे नहीं हुआ। मौलाना साहब को जब और उन सबको मैंने ड्यूल नेशनलिटी के लिहाज से और इस लिहाज से बात की, डिफरेंट ओपिनियन होते हैं पार्टी में, एक दो ऐसे होंगे वकला भी होंगे जो जिसके वो नहीं चाहते होंगे कि उनकी जो बिरादरी है उसमें उनको वो हो, तो वो डिफरेंट ओपिनियन हर एक का अपना होता है, अपनी राय होती है, तो उन्होंने दी। लेकिन मैंने ही अपना नजरिया पेश किया कि ये चीज हुई है और इसके मुताबिक मैंने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिहाज से मैंने ये कहा कि इसमें कानून में आप चेंजेस लाएं, क्योंकि या इसको एक पाबंद करें एक ऐसे हालात में कि बगैर कोई, क्योंकि कल आप क्लासरा साहब आपने बात कर ली, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया। और जस्ट अ क्विक पॉइंट नूर आलम साहब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो उस सूरत में भी लगती है ना अगर फैसला ना माना जाए। मैं वही तो, फैसला अगर नहीं मानते वो तो अलग बात होती है, इसके बगैर भी बहुत देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप देख लें उस वक्त के 2010 में 9-10 में मैं पीपल्स पार्टी का MNA था, उस वक्त आप देख लें उस वक्त भी ये गलत इस्तेमाल हुआ था, उसके वक्त के चीफ जस्टिस ने इस्तेमाल किया था। उसके बाद अभी जो 17-18 में वो चीफ जस्टिस साबिक थे तो उन्होंने भी ऐसे ही इस्तेमाल, आप जरा उसका खुद देख लें। हम किसी पर्सनालिटीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ उनके जो चीजें हुई हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। अच्छे लोग भी बहुत हैं कि अभी 1.5 साल या 2 साल में ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अक्सर वैसे इस्तेमाल हुआ है सर। अभी फैसल वाडा साहब जो हैं, हाँ फैसल वाडा साहब उनको समन किया गया था। अच्छा सर, मैं यही तो कर रहा था ना नूर आलम भाई, ये चीज खत्म होनी चाहिए। आपने बड़े 2 ताकतवर हमारे पिलर्स जो हैं जिनसे हर कोई बचने की कोशिश करता है सर, आपने उनके साथ जाके सींग फंसाया सर, जो मैं बिल पढ़ा था। मैं वही सर आपने जजेस और ब्यूरोक्रेसी के जो डुअल नेशनलिटी पे सवालात उठाए हैं कि जनाब के डुअल नेशनल जो है, स्पेशली ब्यूरोक्रेट जो हैं यहाँ सर्विस करते हैं, डुअल नेशनल रहते हैं, माल पानी बनाते हैं, कोई तहकीकात पकड़ने की बात हो तो बैरून मुल्क चले जाते हैं क्योंकि वहाँ के नेशनल है। ऐसे जजेस पे आपने बड़े सीरियस सवालात उठाए हैं सर, आपने तो बड़ी जगह पे जाके अपने सींग फंसा लिए सर। बिल्कुल क्लासरा साहब, मैंने ये 2 बिल और भी जमा किए हैं। इस पे ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऑनरेबल जजेस जो हैं वो, क्योंकि अगर कोई बंदा पैदाइशी हो पाकिस्तानी हो और लेकिन वो उसके बाद फिर जब एक बाद में फैसला कर लेता है और वो फिर ताजे बरतानिया या कनाडा या अमेरिका या किसी और मुल्क की शहरियत हासिल कर लेता है, वहां पे वफादारी उसको हल्फ देता है कि मैं आपका वफादार रहूंगा और आपके लिए बंदूक भी उठाऊंगा, और वो उनसे वो कहलाते हैं अगर आप जो जहां पे पैदा हुए हैं उसके के खिलाफ भी, तो ये उस वक्त वहां पे ये हल्फ भी ले लेते हैं। आप देख लें किसी मुल्क का भी हल्फ देख लें, उसमें ऐसे हो जाता है। तो जब आप हल्फ दूसरे मुल्क का ले लेते हैं उसके बाद मेरे ख्याल में आपको कानून के मुताबिक भी, क्योंकि एज एन MNA मैं आर्टिकल 260 के तहत 260 के तहत मैं प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ वो प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, एडवाइजर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ये प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, ये सारे हम कोई भी सर्विस एक्ट में नहीं आते, कोई सर्विस के उसमें नहीं आते, लेकिन हम ड्यूल नेशनल नहीं हो सकते। अगर हम ड्यूल नेशनल होते हैं, हमारे कलम से किसी को सजा नहीं दी जा सकती, हम किसी को पैसे नहीं दे सकते, और उसके बाद भी हम ड्यूल नेशनल नहीं हो, हम खाली लेजिस्लेशन कर सकते हैं और उसमें भी हम लेजिस्लेटर, हम जो हैं ड्यूल नेशनल
नहीं हो सकते। लेकिन ये लोग सर हमने देखे माजी में कई दफ़ा ये काम हुए हैं, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा अगर इसमें असिस्ट कर सकूं इस मसले पे कि साकिब निसार साहब ने ये पूरा केस सुना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अगर किसी वहाँ से डिटेल निकालें, उन्होंने डायरेक्शन दी थी बाकायदा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो कि ब्यूरोक्रेसी ने सबमिट नहीं होने दी थी आगे से कैबिनेट के सामने बिल की शक्ल में। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आप इस पर लाज लाएं, बिल लाएं, और ये जो लोग डुअल नेशनल स्पेशल ब्यूरोक्रेसी में इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बल्कि शुक्रा इमाम साहबा से कभी आपकी अगर बात हो तो शुक्रा इमाम साहबा भी सेनेट में बिल लाई थी सर, दे ऑल वर डम्प्ड, उनको कहीं पर उनका सर कोई पैर भी नहीं है, किसी को याद भी नहीं होगा शुक्रा ने बिल पेश किया था वहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इनको हुकूमत को कहा था ये इसको अब लेजिस्लेशन करें, अब आप लेकर आ रहे हैं, तो ये तो कुछ दिनों का सर थोड़ा सा कोई शोर होगा होता है, देन द बिजनेस एज यूजुअल। इंशाल्लाह अगर आपने आज देखा होगा, देखिए ये सब लोग अवाम से वादे भी करते हैं, सारी पार्टियां जितनी भी हैं वो सारे अवाम से वादे कि हम, कोई कहता है एब्सोल्युटली नॉट, कोई कहता है हम बाहर की हुक्मरानी नहीं मानते। तो आज वक्त आ गया कि उन बाहर के हुक्मरानों के जो लोग हैं उनको फारिग करने का वक्त आ गया है। तो इसीलिए मैंने ये बिल जमा किया है। उम्मीद रखता हूं कि ये सारी पार्टियां पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के टैक्स का पैसा और पाकिस्तान के लोग, अच्छा सर जाते जाते ये बता दें पाकिस्तानी करें, आप क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और आपके दौर में बड़ी इफेक्टिव भी रही है, आपने बड़े दबंग तरीके से चलाई भी है, आप अभी तक भी उम्मीदवार हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने के? क्योंकि लगता है कि आपकी वजह से कुछ चेयरमैन नहीं बन पा रहा, सुना है वो स्टेलमेंट हुआ है, आप लोगों ने रोका हुआ है कि मौलाना साहब की पार्टी के बंदे को देंगे, नूर आलम साहब को देंगे। क्या खबर है सर, को खबर ही देते जाए। सर मैं कोई ना तो मैं किसी चीज का मेंबर हूँ, ना मेरा कोई इरादा है, मैं आराम से बैठा हूँ सर। मैं ये लेजिस्लेशन के मैंने जमा किए हैं, जो जरूरी बात होगी उसके लिए हाजिर हूँ, मुल्क के लिए हाजिर हूँ। ऑफर आ गई, अगर आपको ऑफर दे दी गई कि आप हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बने, क्योंकि माजी में भी ऑफ कोर्स आपका तजर्बा है, तो बनेंगे सर, ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? सर जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त, इस वक्त तो मैं बिल्कुल किसी, ना तो मेंबर, मैंने तो ना पीएससी का मेंबर बना हूँ, ना किसी और कमेटी का मेंबर बना हूँ, आराम से सर जिंदगी गुजार रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा। क्या बात है, आज थोड़े से वो रिजाइन से लग रहे हैं नूर आलम साहब, हैं सर जी? नहीं सर, मैं ये देखता हूँ ना कि अल्लाह से का शुक्र नहीं अदा करते ये लोग। इतना खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान है, मतलब कनात परस्ती की बात कर रहे हैं, बंदे को कनात परस्त होना चाहिए, जो मिल गया काफी है, ये बहुत है सर। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुल्क सबसे बड़ी नेमत है। और फिर आप जैसे बड़े भाई हों, दोस्त हों, तो मेरे ख्याल में शुक्र ही अदा करना चाहिए अल्लाह का। बहुत तो ये चीजें आती जाती रही। बहुत शुक्रिया सर जी, आपकी हमने नींद खराब की, मुझे पता है कि आप जल्दी सोने वाले बंदे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। नूर आलम खान साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ धरनों के हवाले से, और ये जो PWD के मुलाजमीन का मामला है, इस हवाले से जो गिरफ्तारियां आज हुई। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लास्ट साहब, नूर आलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वाज काइंड ऑफ वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो बिल पेश किए हैं, एक तो ये सिग्निफिकेंस वाइज कितने इंपॉर्टेंट है, कितने ज़रूरी है ये जो बाकी बिल तो चलो अपनी जगह पे जो उन्होंने पेश किए प्रोसीजरल हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो वगैरह, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मेरे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक के लिए होगी वो जो डुअल नेशनल्स की उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने ये जजेस के लिए उठाया और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लिए उठाया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पहली दफ़ा नहीं उठ रहा जो मैंने उनसे सवाल भी किया। मुझे याद है यहाँ पे जब समय इस्लामाबाद है, हर दफ़ा कोई ना कोई सेनेटर, कोई MNA जो है ये सवाल ज़रूर उठाता है और बिल लेकर आता है। उसकी वजह यह है कि सेनेटर्स हों, कौमी असम्बली के मेंबर या MPs या वज़ीर आज़म या जो भी वज़ीर हैं, ये आपके अगर डुअल नेशनल हैं तो ये इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, लीव अलोन के मेंबर बन सकते हो। लिहाजा उन्हें ये भी दुख होता है, जो कि जेन्युइन भी है, कि भाई साहब हम तो, हमारे पे तो क्लासेस हैं कि हम किसी और मुल्क के वो ना हूँ, लॉयलिस्ट ना हूँ, या हमारे पास वो नहीं होनी चाहिए मेंबरशिप, सॉरी उनकी शरीयत नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट अबाउट दोज पीपल हो जो इस मुल्क को असल चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को असल चलाती है। तो ये कई दफ़ा इशू आ चुका, और मैंने यहाँ पे 100,000 ऑफ नाम आ चुके हैं स्पेशली ब्यूरोक्रेसी में से जो कि डुअल नेशनल हैं, जिस पे बड़े वैलिड सवालात उठते हैं कि जनाब कि ये किसके साथ ये वफादारी दिखा रहे हैं। उन लोगों का तो वो ठीक है कि जो पैदाइशी हैं या पहले के उनके हैं या जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा कोई फॉरेन ऑफिस के इस तरह भी लोग हैं, उनको चलो एक उनको एग्जम्पशन
मिल सकती है। यहाँ पर जो शिकायत होती रहती है बहुत सारे लोगों में, मैं सबकी नहीं बात कर, वेरी ऑनरेबल जजेस भी हैं, ऑनरेबल उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कि बहुत सारे लोगों पे होते। कनाडा में देखा सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे गए, पुलिस के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों वहाँ पे उन्होंने लगे हैं, लाखों डॉलर्स के घर लेके बच्चे शिफ्ट किए हैं। उनके खर्चे कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये मुल्क का पैसा जो है वो कहते हैं यहाँ से पैसा बनाते हैं, बहरा भेज रहे हैं, और कल को आपको कोई पूछे, कोई आपके खिलाफ तहकीकात हो तो आप उसके बाद बहर भाग जाते हैं, क्योंकि आपके पास उन मुल्कों का वो है, उनके पास नेशनलिटी। फिर कल को अकामे जो बनाए, अकामों पे जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं, वो भी इसी चीज के खोले जाते हैं। साहब, अगर बाय एनी चांस ये बिल पास हो जाता है और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट भी हो जाता है, जस्ट इन केस, तो क्या होगा? ये ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाएगा कि अपनी नेशनलिटी छोड़ो, या अगर लॉ बन गए तो फिर तो ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन ये बनेगा नहीं, मतलब शुक्र इमाम साहब वो आती नहीं है टीवी पे, नहीं तो उनको रिक्वेस्ट करते कि जरा आके बताते हैं जब उन्होंने बिल पेश किया था सेनेट में क्या हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट में कई हफ्तों तक ये केस चलता रहा है और उन्होंने बकायदा हिदायत की, ये देखना पड़ेगा क्लास साहब कि इस दफा क्या होता है वहाँ पे। जी, प्रोग्राम खत्म हो गए, जी फॉलो करते हैं, जी फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।